मैं डॉक्टर राजेंद्र कुमार, सह आचार्य रसायन शास्त्र, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू, आपका हमारे आज के इस वीडियो में स्वागत है। हमने हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत लैटिमर्स रूल के बारे में अध्ययन किया है। उसी क्रम में आज हम हमारे आज के इस वीडियो के अंतर्गत एनालिसिस ऑफ रेडॉक्स साइकिल के बारे में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार से हम जो रेडॉक्स चक्र है उसकी सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने को एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत सबसे पहला जो बिंदु है वो तो ये है कि रेडॉक्स चक्र क्या है, उसका विश्लेषण हम किस प्रकार से करेंगे। बिल्कुल सिंपल है इसमें कि किसी तत्व के रेडॉक्स चार्ट में उस तत्व की विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं को उसके अर्ध सेल विभव के साथ जोड़ा जाता है, के साथ उसका संबंध स्थापित किया जाता है और इस चार्ट में इलेक्ट्रॉनों के बहाव की गति घड़ी की दिशा के विपरीत होती है। तो यह अभिक्रिया वो अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होती है। अर्थात यदि इलेक्ट्रॉनों के बहने का फ्लो जो है वो घड़ी की दिशा के विपरीत अर्थात एंटी क्लॉकवाइज इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन होता है, तो वह अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होती है। और इस नियम को हम एंटी क्लॉकवाइज रूल के नाम से भी जानते हैं। तो अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी, हम रेडॉक्स चार्ट बना करके, रेडॉक्स साइकिल बना करके हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक उदाहरण है जिसके आधार पर हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। उदाहरण अपना क्या है? उदाहरण है कि नाइट्रिक अम्ल का विलयन कॉपर को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करके NO2 के धूम्र मुक्त करता है अथवा नहीं, रेडॉक्स चक्र की सहायता से समझाइए। नाइट्रिक अम्ल का विलयन कॉपर को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करके NO2 के धूम्र फ्यूम मुक्त करता है अथवा नहीं, इसको हमें रेडॉक्स साइकिल की सहायता से समझाना है। तो देखिए, इसके अंतर्गत जो आंकड़े दे रखे हैं अपने को इलेक्ट्रोड विभव के रिडक्शन पोटेंशियल के, वो इस प्रकार से है कि ये नाइट्रेट आयन कन्वर्टेड इनटू N2O4, इसके लिए E0 का मान ये दिया हुआ है प्लस 0.80 वोल्ट, और उसके बाद में कॉपर +2 आयन कन्वर्टेड इनटू कॉपर, इसके लिए E0 का मान दे रखा है प्लस 0.34 वोल्ट। तो हमें, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो के अंतर्गत मैंने एक्सप्लेन किया था कि इनमें से किस में ऑक्सीकरण होगा, किस में अपचयन होगा, हमें सबसे पहले वो तय करना है। और जो इस क्वेश्चन के अंतर्गत तो बिल्कुल आपके उसमें दे रखा है क्वेश्चन के अंतर्गत भी कि कॉपर को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करेगा या नहीं करेगा, ये बताना है। अर्थात ये आपको हिंट दिया हुआ है कि इसमें ठीक इसके अपोजिट अभिक्रिया संपन्न होगी, ये दिया हुआ है। लेकिन फिर भी आप इसको समझें कि सबसे पहले कि किस में ऑक्सीकरण होगा और किस में अपचयन होगा। सिंपल सी प्रक्रिया वही आपको अपनानी है, फॉलो करनी है कि एक सेल बनाना है और इस सेल के अंदर जो लेफ़्ट एंड राइट आपको लिखना है, ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इसके अंदर हमेशा होता है एनोडिक ऑक्सीडेशन की अभिक्रिया और यहाँ होता है कैथोडिक रिडक्शन की अभिक्रिया। अब एनोड में ऑक्सीडेशन होगा, कैथोड में रिडक्शन होगा। लेफ्ट एंड राइट कौन सा लें इधर? जिसका मान ऋणात्मक हो। अब चूंकि यहाँ पर दोनों ही पॉजिटिव हैं, किसको लें? जिसका कम धनात्मक हो। तो कम धनात्मक ये है, अर्थात यहाँ पर ऑक्सीडेशन की जो कॉपर है वो यहाँ आएगा ऑक्सीडेशन के लिए और दूसरा आपका आएगा इसके इस साइड में। अब हमें बिल्कुल सिंपल की जो अभिक्रियाएँ हैं वो लिखनी है, उनको बैलेंस करना है, लेकिन उससे पहले आपको इसके E0 का मान भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं जो ऑक्सीकरण अपचयन की अभिक्रिया आपने इसके आधार पे की, इसको इसके आधार पे भी कीजिए आप। कौन सा? कि E0 राइट माइनस E0 लेफ्ट। E0 राइट के अंदर अपन ने लिया है ये, तो रिडक्शन इसमें होगा। तो NO3 इसके लिए E0 का मान दे रखा था 0.80 वोल्ट और दूसरे के लिए दे रखा है 0.34 वोल्ट। तो ये माइनस में कन्वर्ट हो गया, तो माइनस आ गया और इसका वैल्यू आ गई अपने पास में प्लस 0.46 वोल्ट। पॉजिटिव है लेकिन लेस देन 0.6 वोल्ट। 0.6 वोल्ट से ये मान कम है।
पहले आप संतुलित जो समीकरण है वो अपन लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे देखिए कि दो जो अर्ध अभिक्रियाएं होगी उसमें एक में क्या होगा, आक्सीकरण। तो आक्सीकरण की अभिक्रिया तो सिंपल है, कॉपर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू कॉपर प्लस 2 आयन बाय रिलीजिंग 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन ये त्यागता है, आक्सीकरण की अभिक्रिया इसमें संपन्न होती है। दूसरा जो था वो था अपने पास में कि इस प्रकार से ये NO3 कन्वर्टेड इनटू N2O4, NO3 माइनस आयन कन्वर्टेड इनटू N2O4। तो यहाँ पर हमें इसको बैलेंस करना है। बैलेंस करने के लिए सबसे पहला जो बिंदु था हमारा वो ये था कि अगर 2 है तो मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कि 2NO3 माइनस कन्वर्टेड इनटू N2O4। उसके बाद में देखिए इसके अंतर्गत कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कब होगा ये कन्वर्ट, इसमें जब 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो उसके बाद में, क्योंकि इसका रिडक्शन होगा यहाँ पर, तो प्लस ये एक्वस के अंतर्गत प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा तो इसका अपचयन होगा और अपचयन होने की वजह से ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन इधर ऑक्सीजन के कितने हो गए 6, इधर कितने हैं 4, अर्थात इसके अंतर्गत जो ऑक्सीजन है एटम, उसके 2 ऑक्सीजन एटम कम है। तो इस साइड में, इसके अपोजिट साइड में मैंने क्या किया, 2H2O जोड़ दिया लिक्विड, 2H2O लिक्विड जोड़ दिया। तो 2H2O लिक्विड जोड़ने की वजह से इसके अंतर्गत ऑक्सीजन तो 4 पूरे हो गए, इसके ऑक्सीजन के तो कितने हो गए 2 और 4 और 2 6, और इधर कितने थे आपके 3 और 3 मल्टीप्लाई 3 को हम 2 से गुना करें तो ये आ गया मान 6, अर्थात ऑक्सीजन एटम कंप्लीट है, नाइट्रोजन कंप्लीट है, लेकिन हाइड्रोजन है इधर। तो इसको बैलेंस करने के लिए 4H प्लस आयन इसके अपोजिट साइड में हमने जोड़ दिया। तो इसको जोड़ने से हमें ये जो समीकरण है पूरी की पूरी ये प्राप्त हुई। दूसरी आपके पास में ऑलरेडी ये है, इनको अगर हम जोड़ दें कि N2O4 गैस है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, N2O4 कन्वर्टेड इनटू 2NO2 गैस। अगर हम इसको जोड़ दें तो हमें जो बैलेंस इक्वेशन हमारी प्राप्त हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन से जो इलेक्ट्रॉन है इसके वो यहाँ कैंसिल नहीं होंगे, लेकिन अभिक्रिया कौन सी डायरेक्शन में संपन्न हो रही है, जो रिएक्शन थी उसके अंतर्गत आक्सीकरण व अपचयन, तो दोनों अभिक्रियाओं को हम लिखेंगे वहाँ पर, तब जाकर के कि रेडॉक्स साइकिल के आधार पर ये अभिक्रिया संपन्न होगी या नहीं होगी। तो 2 अर्ध अभिक्रियाएं आपके पास में आ गई। पहली अभिक्रिया ये कि इसमें कॉपर सॉलिड कन्वर्ट होगा कॉपर प्लस 2 आयन के अंतर्गत 2 इलेक्ट्रॉन जो है रिलीज करके, और दूसरी अभिक्रिया जिसके अंदर की ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा N2O4 गैस के अंतर्गत। तो अब देखिए इसको जोड़ दें अगर हम, तो हमारे पास में बैलेंस इक्वेशन जो कंप्लीट एक रेडॉक्स इक्वेशन हमें प्राप्त होगी। लेकिन हमें जो हमारा बिंदु है वो एक्सप्लेन ये करना है कि यहाँ पर ये जो अभिक्रियाएं संतुलित कर दी, 2 अर्ध अभिक्रियाएं आपने निकाल ली अलग अलग, इन अभिक्रियाओं के लिए पुष्टि करनी है कि क्या ये अभिक्रियाएं संपन्न होंगी अथवा नहीं होंगी। अर्थात जो नाइट्रिक अम्ल है वो कॉपर को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करके N2O4 के धूम्र मुक्त करेगा अथवा नहीं करेगा, इसे हमें स्पष्ट करना है। तो स्पष्ट करने के लिए पहले यहाँ चलिए, यहाँ पर जाते हैं तो हमारे पास में 3 कंक्लूजन निकलते हैं। पहला बिंदु तो ये कि ये जो E0 सेल का मान हमने निकाला, ये मान हमारा पॉजिटिव प्राप्त हो रहा है हमें, और चूंकि ये वैल्यू धनात्मक आ रही है अर्थात अभिक्रिया हो सकती है। पहला बिंदु कंप्लीट। सेकंड पॉइंट इसके अंतर्गत जो कंक्लूजन था वो ये था कि चूंकि ये जो वैल्यू है इसका मान जो अंतर है वो प्लस 0.46 वोल्ट प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये 0.6 वोल्ट के नियमानुसार नहीं है, 0.6 वोल्ट से कम है ये मान, अर्थात जो अभिक्रिया होगी वो आपकी डाउटफुल हो जाती है, संदिग्ध हो जाती है। हम ये निश्चित रूप से नहीं कह सकते कि अभिक्रिया संपन्न होगी अथवा अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी। तो इसको स्पष्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दूसरे नियम की सहायता से व्याख्या करनी होगी। वो नियम है आपका रेडॉक्स साइकिल, रेडॉक्स चक्र की सहायता से हम इसे स्पष्ट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज नियम के आधार पर कि ये अभिक्रिया संपन्न होगी अथवा नहीं होगी। तो तीसरा बिंदु ये था कि यदि हम नाइट्रिक अम्ल की अभिक्रिया कॉपर सॉलिड के साथ करवाते हैं तो कॉपर प्लस 2 के अंदर ऑक्सीकरण होता है और N2O4 के धूम्र मुक्त होते हैं, ये हमारे पास है। तो इसे स्पष्ट करना है हमें किसके आधार पर, पहले तो इसको हम बैलेंस कर दें, यानी कि संतुलित समीकरण इसका हम यहाँ लिख सकते हैं। संतुलित समीकरण क्या होगा, इस प्रकार से 2
NO3 माइनस एक्वस आयन प्लस इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट और 4H प्लस आयन एक्वस आयन कॉपर सॉलिड कन्वर्टेड इनटू कॉपर +2 एक्वस आयन प्लस N2O4 गैस प्लस 2H2O लिक्विड। ये हमें समीकरण इसकी प्राप्त होती है और ये जो N2O4 गैस है ये कन्वर्ट हो जाती है 2NO2 के अंदर। तो इस प्रकार से हमें एक ये N2O4 के धूम्र प्राप्त होते हैं। इसका स्पष्टीकरण हम इस एंटी क्लॉकवाइज नियम अर्थात रेडॉक्स साइकिल के आधार पर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? इसके लिए बिल्कुल सिंपल, हम रेडॉक्स साइकिल बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए ये E0 है, रेडॉक्स पोटेंशियल का मान है इस एक्सिस के ऊपर और इसके ऊपर इसकी विभिन्न जो ऑक्सीकरण अवस्थाएं हैं, जो परिवर्तन हो रहा है उसकी रिएक्शन को अपन नोट कर रहे हैं। तो यहाँ देखिए कि पहली अभिक्रिया कितने पोटेंशियल पे हो रही थी। ये एक अभिक्रिया अपनी हो रही है 0.80 वोल्ट के ऊपर। एक अभिक्रिया कौन सी 0.08 के ऊपर हो रही है, अपनी अपचयन की अभिक्रिया यहाँ संपन्न हो रही है। तो हमने इस 0.8 के ऊपर जो अभिक्रिया संपन्न हो रही थी बिल्कुल ठीक वैसी ही हमने यहाँ पर लिख दी है। उसके बाद में दूसरी जो अभिक्रिया है अपनी ये अभिक्रिया आपकी 0.34 वोल्ट के ऊपर। तो मैंने बिल्कुल सिंपल इस पेयर में क्या दे रखा है, ये जो युग्म है अपना E0 कॉपर +2 कन्वर्टेड इनटू कॉपर सॉलिड। तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल ये दे रखा अपने को कि 0.34 वोल्ट, तो 0.4 और 0.3 आ गया। नेक्स्ट इससे ऊपर 0.34 वोल्ट जो आपका आ रहा है यहाँ पर, इसको आप लिखेंगे यहाँ पर कि +0.2 एंड यहाँ पर जो जैसे जहाँ पर आ रहा है ये 0.34 वोल्ट अपन ने लिख दिया है। इसके ऊपर ये अभिक्रिया संपन्न हो रही है। कौन सी अभिक्रिया? कॉपर +2 इलेक्ट्रॉन कन्वर्टेड इनटू दिस। लेकिन एक्चुअल में यहाँ जो अभिक्रिया कौन सी संपन्न हो रही है? बिल्कुल ठीक, इसकी डायरेक्शन ये है, जबकि इस अभिक्रिया की डायरेक्शन ये नहीं है। अभिक्रिया इस डायरेक्शन में यानी लेफ्ट टू राइट नहीं हो रही है, अभिक्रिया इसके अपोजिट हो रही है, संपन्न हो रही है। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालना था। ये अभिक्रिया इस प्रकार से हमने तीर के निशान बना दिए। इस अभिक्रिया का जो डायरेक्शन है, इस अभिक्रिया की दिशा इस प्रकार से है, जबकि इस ऊपर जो अभिक्रिया है इसकी डायरेक्शन इस प्रकार से है। अर्थात ये जो है इस प्रकार से ये साइकिल बन रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा के विपरीत इलेक्ट्रॉनों का फ्लो इसमें बन रहा है। यदि चूँकि ये जो अभिक्रिया है वो इस वामावर्त नियम की पालना करती है, अर्थात रेडॉक्स साइकिल के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि इस अभिक्रिया के लिए E0 सेल का मान पॉजिटिव है। वह मान 0.46 वोल्ट है, जो कि 0.6 वोल्ट से कम है। उसके बावजूद भी यह अभिक्रिया इस एंटी क्लॉकवाइज नियम की पालना करती है, अतः अभिक्रिया निश्चित रूप से संपन्न होगी। अर्थात नाइट्रिक अम्ल कॉपर सॉलिड को क्यूप्रिक आयनों में ऑक्सीकृत करके N2O4 अर्थात NO2 गैस के धूम्र मुक्त करता है। धन्यवाद। इसके पश्चात इसके कुछ और उदाहरण रेडॉक्स साइकिल के आधार पर हम किस प्रकार से एक्सप्लेन करेंगे, हम लेंगे हमारे अगले वीडियो के अंतर्गत। आप सभी ध्यान से पढ़ें। किसी प्रकार का कोई सवाल हो तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप अपना क्वेश्चन लिख करके शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, जिसका समाधान किया जा सके।